हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स स्टडी इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, मैं आज फिर से एक बार आपके लिए कॉमन एरर्स का एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस को डील किया जाएगा ताकि आप उसमें से कुछ खास चीज़ों को सीख सकें। इससे पहले भी मैंने कॉमन एरर्स के कई वीडियोस बनाए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख लें। आप उन वीडियोस को आपने सराहा है, इसलिए मुझे हौसला मिला कि मैं और भी इस पे वीडियोस बना सकता हूँ, तो मैं आपको दोबारा ये वीडियो कॉमन एरर का दे रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आपने जैसा पिछली वीडियोस में देखा होगा मेरा डिस्कस करने का तरीका, मैं एक एक वर्ड का एनालिसिस करता हूँ और आंसर भी होता है साथ ही साथ। तो थोड़ा वक्त लगेगा, पर आपके लिए काम का वीडियो है, आप इसको पूरा देखें ताकि आप सारी चीज़ों को समझ सकें। जो रूल्स मैं बोलूँगा उसको आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस का अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है दे कुक मील्स, ले द टेबल एंड वॉश अप, क्लीन द हाउस एंड मेंड द क्लोथ्स। तो ये आपका सेंटेंस है। अब आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आपको कहीं आंसर समझ में आता है, कहीं कोई एरर दिखता है तो आप उसको कमेंट में बता दीजिए, और अगर नहीं तो फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसमें क्या एरर है और कैसे पता करेंगे। तो एरर मैं डायरेक्ट ये नहीं कहूँगा कि यहाँ है या यहाँ है, जो मेरा तरीका नहीं है। मेरा तरीका है मैं एक एक वर्ड के साथ पूरा ऑपरेशन करता हूँ, तब जाके पता चलता है कि एरर कहाँ है। तो शुरू करते हैं सब्जेक्ट से। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सब्जेक्ट होता है वो अनचेंज्ड रहता है, क्योंकि वाक्य की शुरुआत यहीं से होती है, इसको नहीं बदल सकते। तो ये तो आपका सब्जेक्ट है। अब यहाँ दे है तो भी ठीक है, आई भी रहता है तो भी ठीक है। तो दे, उसके बाद आया है कुक। कुक यानी भी1। तो दे के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी1 का यूज़ होता है, इसलिए कुक भी ठीक है। ठीक है, कुकड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हो सकता है सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में जा रहा हो, इसलिए कुक ही करना हो। ओके, कुक ही करना पड़ेगा, तो ये कुक रहेगा। हाँ, अगर यहाँ कुक्स होता, एस लगा होता तो एरर हो जाता, क्योंकि दे के साथ कुक्स नहीं होता, बिकॉज ये भी5 हो जाएगा और दे अपने बाद भी1 लेता है। दे हो या वी हो या आई हो, ये सब अपने बाद मेन वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ करते हैं। तो दे कुक, ओके, ये हो गया वर्ब। अब है अगला वर्ड, चूँकि ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन आएगा? जो कहीं नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, नॉर्मली यही कोई ऑब्जेक्ट होते हैं। तो मील्स यानी भोजन, ये नाउन है। तो दे कुक मील्स, वे भोजन बनाते हैं या पकाते हैं। तो यहाँ तक आप देखें कोई एरर नहीं है, सेंटेंस में सब कुछ ठीक है। दे कुक मील्स, तो ये आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं ले के बारे में। दोस्तों, मेरे पास बहुत कुछ कहने को है। ले है और इसी जैसा एक वर्ड लाई होता है, पर अभी मुझे लग रहा है कि इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। कल मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक अलग से वीडियो में 5-10 मिनट का वीडियो में बना दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं अभी सोच ही रहा था कि इसके बारे में मुझे अलग से वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ बताऊँगा तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो फिलहाल मैं केवल मीनिंग की बात कर लेता हूँ। तो ले द टेबल का मतलब होता है, ले का मतलब होता है किसी चीज़ को बिछा देना, पुट कर देना, रख देना। ठीक है, तो ले द टेबल, तो टेबल को ले करते हैं यानी बिछाते हैं। टेबल बिछाया जाता है या रखा जाता है, तो ये भी ठीक है, ले द टेबल। फिर है और वॉश यानी धोना, वॉश अप। ठीक है, ले द टेबल एंड वॉश अप। और धोने की बात हो रही है। अब क्या धोने की बात हो रही है? तो यहाँ देखिए क्लीन द हाउस, वॉश अप कॉमा लिया है, तो घर धोने की बात हो रही होगी, और क्लीन द हाउस, ठीक है, और घर को क्लीन करने की बात हो रही है। तो ठीक है, एंड ले है, फिर वॉश है, फिर क्लीन है,
ओके, तो ये सब क्रियाएं हैं और ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो यही है कि सब के सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जा रहे हैं। तो क्लीन द हाउस, घर को साफ करना, घर को धोना, ये सब हो गया। और क्या करना है, मेंड, मेंड मतलब होता है मरम्मत करना। तो किसको मरम्मत करेंगे, क्लोथ्स को, कपड़ों की मरम्मत। हो सकता है कपड़े फटे हों, रफू करना हो, ओके, या सीना हो, तो ये वाला मेंड यहाँ पे यूज़ हो रहा है। मेंड द शूज़ भी होता है, जूतों की मरम्मत होना। तो अब जो नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे बहुत सारे वर्ब आ रहे हैं। कुक है, ले है, वॉश है या वॉशअप, क्लीन है और मेंड है। इन सब में कॉमन ये है कि सभी V1 है, ठीक है, सभी V1 है और इन सब का सब्जेक्ट जो है वो एक ही है और वो है दे। क्लियर है। और ये सभी एक ही वर्ब फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं जो कि V1 है, साथ ही साथ ये सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पे जितने वर्ब हैं सभी एक ही टेंस को एग्री कर रहे हैं, ऐसे में वर्ब का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, यानी सारी क्रियाएं करेक्ट हैं। अब रहा नाउन, तो वर्ब के साथ नाउन आया, कुक मील, ले टेबल, वॉश क्लीन हाउस और मैन क्लोथ्स। तो यहाँ भी कोई मुश्किल नहीं लग रहा, सब कुछ ठीक है। तो कुल मिलाकर सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है। इट्स एन नो एरर क्वेश्चन, ये एक नो एरर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि सारे वर्ब एक दूसरे को एग्री कर रहे हैं, सभी एक दूसरे से सहमत हैं, सभी का फॉर्म एक ही है, सभी का टेंस एक ही है। अब अगर यहाँ क्वेश्चन बनाना होता तो हो सकता है कि ले के जगह पे लेड दे देता, तब आपका क्वेश्चन बन जाता कि जब ये सिंपल प्रेजेंट है या V1 है, ये सिंपल प्रेजेंट या V1 है, ये सिंपल प्रेजेंट या V1 है, ये सिंपल प्रेजेंट या V1 है, तो बीच में जो है V2 या पास्ट फॉर्म कैसे आ गया। अगर ये ले की जगह लेड होता तो यहाँ आंसर हो जाता, पर ये भी ले है, तो सब V1 है, सारे वर्ब एग्री कर रहे हैं एक ही वर्ब फॉर्म को, इसलिए सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है सेंटेंस बीइंग दैट, ये एक साथ है, बीइंग दैट द कमिटी लैक्ड नीडेड पावर, इट कुड नॉट डिलीवर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ओके, अब यहाँ पे गड़बड़ क्या है, तो हम फिर से एक एक वर्ड को एनालाइज कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले बीइंग दैट, तो बीइंग दैट क्या है दोस्तों, ये एक इडियोमैटिक, आपने अक्सर ये वर्ड पढ़ा होगा, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। इडियोमैटिक मतलब एक तरह का ये इडियम जैसा ही होता है, ठीक है, तो ये एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, मतलब ये कभी कभी किसी खास ग्रुप के लोगों के द्वारा बोला जाता है, ऑलवेज ये बोला नहीं जाता है। इसका मतलब होता है बिकॉज, इसका मतलब होता है बिकॉज या फिर सिंस, ये इसका मतलब होता है, सिंस या बिकॉज, चूंकि या क्योंकि, ठीक है। तो बीइंग दैट कहता है कमिटी, कमिटी आप जान रहे हैं, कमिटी में दा क्यों लग रहा है, क्योंकि किसी निश्चित कमिटी की बात हो रही है। लैक्ड नीडेड पावर, अब यहाँ देखिए लैक्ड है मतलब कि पास्ट में जा रहा है सेंटेंस, ठीक है, आप नोटिस करेंगे चीज़ों को तभी समझ में आएगा कि कहाँ गड़बड़ है। तो ये पहला वर्ब हमें मिला जो कि V2 है। तो हम जानते हैं कि एग्रीमेंट ऑफ वर्ब होता है कि जब 2-3 क्रियाएं वाक्य में आए तो सबको एक ही वर्ब फॉर्म को एग्री करना चाहिए, सभी एक ही वर्ब फॉर्म में हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये V2 आया, तो उम्मीद है कि आगे वाला जो क्रिया आएगा, चाहे हेल्पिंग आएगा चाहे मेन आएगा, वो भी पास्ट में होना चाहिए। तो कमिटी क्या करती है, लैक, कमिटी लैक मतलब कमिटी में ये कमी है, क्या कमी है, नीडेड पावर। अभी ये नीडेड क्या है, तो ये नीड से बना होगा और नीड का मतलब आप जानते हो, और नीड क्या है, वर्ब है। लेकिन जब इसके आगे ईडी लग जाता है और साथ में एक नाउन हम ले लेते हैं तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। तो अभी ये एडजेक्टिव हो गया क्योंकि नीडेड किया हुआ है ईडी लेके और आगे नाउन पावर आया हुआ है। तो क्या लैक कर रहा है, नीडेड पावर, यानी जो ज़रूरी ताकत है या जिस ताकत या शक्ति की ज़रूरत है वो कमिटी के अंदर नहीं है, ठीक है। तो लैक्ड नीडेड पावर, तो नीडेड सही है, अगर यह नीडिंग होता तो भी सही होता क्योंकि आगे में नाउन लगा हुआ है। तो नीडेड हो या आईएनजी लगा हो, इसके बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है।
अब है इट, ये प्रोनाउन चेक कर लेते हैं। प्रोनाउन इट क्यों आया है? आप सोच सकते हो इट की जगह दे क्यों नहीं आया, तो नाउन के बदले में प्रोनाउन आता है। तो ये प्रोनाउन जो आया है ये आया है कमिटी के लिए। इट कुड नॉट डिलीवर, कौन डिलीवर नहीं कर पा रहा है रिजल्ट? कमिटी नहीं कर पा रही है। कमिटी के पास शक्ति नहीं है, जो ताकत की ज़रूरत है वो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं दे पा रही है। तो इट का इस्तेमाल कमेटी के लिए हुआ। अब आप जानते हैं कि कमेटी जो है कलेक्टिव नाउन में आता है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन होता है ना, और ये हमेशा अपने लिए सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करेगा। तो इट लेगा या फिर दिस लेगा या जो भी, तो ये सिंगुलर का यूज़ करेगा, इसलिए इट सही है ना कि दे। तो जब भी प्रोनाउन आपको सेंटेंस में मिले तो चेक कर लीजिए कि वो कौन से नाउन के बदले में आता है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा प्रोनाउन कौन से नाउन के बदले में आता है। जब कमेंट करेंगे तब मैं वीडियो बनाऊंगा, ओके। चले, तो इट हो गया। अब है कुड नॉट, तो यहाँ पे देखिए कुड का यूज किया। ये कोई ज़रूरी नहीं कि कुड ही हो, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से कुड का यूज़ होना चाहिए, मीनिंग वही दे रहा होगा, तो कुड ले लिया। हाँ, आप ये सवाल कर सकते हैं कि कुड क्यों, कैन क्यों नहीं? तो इसका जवाब ये है कि यहाँ देखिए B2 लिया था। मैंने पहले बोला था कि जब भी कोई एक वर्ब आ चुका है और अगर वो पास्ट है तो आगे जो भी हेल्पिंग या मेन वर्ब आएंगे वो भी पास्ट होंगे। इसलिए कैन प्रेजेंट है तो कैन नहीं ले सकते, कुड ही लेना पड़ेगा। तो हो गया इट कुड। अब चूँकि सेंटेंस नेगेटिव जाना है इसलिए नॉट ले रहा, चलो ये भी ठीक है। डिलीवर क्यों हुआ? डिलीवर में ईडी क्यों नहीं लग रहा या आईएनजी क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है ना, ये आपका कुड हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है, तो ये आपका मेन वर्ब है। लेकिन ये मेन वर्ब कौन से फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में। अब सवाल है कि ये सेकेंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है? तो रीज़न क्या है? डिलीवर कुड जो है वो एक मोडाल है और मोडाल के बाद हमेशा V1 का यूज़ होता है, तो डिलीवर इज़ V1, इसलिए ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई गड़बड़ नहीं है, डिलीवर ही सही है। डिलीवर्ड या डिलीवरिंग हम नहीं कर सकते, ओके। तो हो गया, ये करेक्ट हो गया। यहाँ आपने देखा लैक्ड नीडेड पावर, ये भी करेक्ट हो गया। अब है एक्सपेक्टेड रिजल्ट, तो डिलीवर चूँकि ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका वर्ब हो गया, फिर से ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट आपका ये रिजल्ट हो गया। नाउन होता है ऑब्जेक्ट, तो रिजल्ट हो गया। और नाउन आएगा तो उसके पीछे एडजेक्टिव भी आएगा, तो ठीक है, एडजेक्टिव आया हुआ है। अगर यहाँ एक्सपेक्टेड की जगह केवल एक्सपेक्ट होता, ये ईडी ना होता, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि जब भी हम नाउन लेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव में जब वर्ब के साथ ईडी लगा देते हैं और साथ में नाउन ले लेते हैं तो वो वर्ब एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो फिर एडजेक्टिव की पहचान वाला वीडियो देख लीजिए, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सब कुछ सही है, तो गड़बड़ कहाँ है? तो गड़बड़ दोस्तों यहाँ है, बीइंग दैट नहीं होगा। अभी मैंने शुरू में ही बताया था कि बीइंग दैट इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, यानी ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ होता है और ग्रामर में फॉर्मल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। आपको याद होगा जब मैंने हु एंड हुम के यूज़ के बारे में बताया था तो मैंने कहा था कि आजकल हुम की जगह हु का यूज़ होता है, लेकिन ये केवल स्पोकन में होता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में करेक्ट यूज़ आपका हुम ही रहेगा। उसी तरह बीइंग दैट क्या है? इनफॉर्मल है, तो इसका फॉर्मल जो रूप है वो है सिंस, तो आप यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस द कमिटी, चूँकि कमिटी के पास नीडेड पावर नहीं थी तो ये जो वांछित परिणाम था वो नहीं दे पाए, ठीक है। तो यहाँ पे बीइंग दैट की जगह सिंस का यूज़ होगा। बिकॉज भी मैंने बताया था, बीइंग दैट का मतलब बिकॉज भी होता है, तो अगर ज़रूरत पड़े तो ये भी हम ले सकते हैं, ओके। तो ये सिंस का यूज़ करेगा, क्लियर है? सिंस द कमिटी, ओके। तो आपने एक एक वर्ड का यहाँ पे विश्लेषण अच्छे से देख लिया है। अगर कहीं कोई वर्ड छूट गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में कह रहा है माई फादर गोज टू द ऑफिस 5 डे वीक। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है माई फादर, जो कि आपका सब्जेक्ट है और ये सही है। फादर की जगह अंकल होगा चलेगा, माई की जगह हिज होगा तो भी चलेगा। हम सब्जेक्ट में सवाल नहीं करते।
मतलब 99% नहीं करते, 1% चांस है कर सकते हैं, पर वो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर आपका सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, तो ये आपका वर्ब आया है B5। तो फादर के साथ गोज लगा है, ठीक है। अगर गोज की जगह गो होता तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता। तो हमें एक और ये पता चलता है वर्ब को देख के कि आपका टेंस क्या हो रहा है। तो टेंस जा रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो B5 का यूज जो हम करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो क्रिया का अंदाज़ा हमें हो गया, टेंस का अंदाज़ा हो गया। अब यहाँ टू लगा हुआ है गो के आगे, तो गो के साथ टू लगता है जब आगे कोई मंजिल हो, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि मंजिल के पहले टू का यूज़ होता है। टू ऑफिस, टू मार्केट, टू कॉलोनी, टू कॉलेज। ओके, तो ये टू लग गया ऑफिस के लिए। अब यहाँ द, तो आपने पढ़ा होगा कि ऑफिस आर्टिकल चैप्टर में ऑफिस, सर्कस या फिर सिनेमा और थिएटर, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पहले हमें द लगाना ही पड़ता है। ये रूल है। ऑफिस, सर्कस, सिनेमा, थिएटर, इनके पहले द लगता है। अगर यहाँ द नहीं होता तब गलत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आपको कोई गलती नहीं समझ में आया। अब है 5 डे वीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 के साथ डे लगा हुआ है, तो भाई अगर 1 हो तो 1 के साथ डे समझ में आता है, लेकिन अगर 2 लगा हो और उसके साथ डे लिखें तो कैसे होगा, नहीं होगा। तो 2 डेज होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 5 डे नहीं होगा, 5 डेज होगा। प्लस ये वीक का क्या होगा, तो ये पूरा होगा 5 डेज अ वीक। यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन का काम करा कि 5 दिन या वीक, प्रति वीक में 5 दिन, मतलब प्रति, तो प्रत्येक वीक में 5 दिन वो ऑफिस जाते हैं। माई फादर गोज टू द ऑफिस 5 डेज अ वीक, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 5 मंथ वीक दे देगा, 5 मंथ ईयर दे देगा, तो वो सब आप देख लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि आपको मिल जाए। तो आप समझ गए होंगे कि 5 के साथ डेज होगा और डेज के बाद वीक के पहले वॉवेल एक ए ले लेंगे, तो हो जाएगा 5 डेज अ वीक। आप लोग सुने होंगे ऐसे बोलते हैं 2 डेज अ वीक, हफ्ता में 2 दिन जाते हैं, हफ्ता में 5 दिन जाते हैं, ऐसा करके। तो ये बेहद ही आसान था। चले अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, वी कैन सी नो सूनर विल द हॉलीडेज बिगिन दिस बीच विल बिकम वेरी क्राउडेड। कहता है जो ही हॉलीडेज शुरू हो जाते हैं या हो जाएंगे तो ये बीच जो है विल बिकम वेरी क्राउडेड, बहुत ही भीड़ भरा हो जाएगा। तो ये तो वाक्य का मीनिंग हो गया, जो अक्सर मैं मीनिंग नहीं बताता हूँ, फिर भी स्टूडेंट्स कहते हैं मीनिंग के लिए, तो कभी कभी मैं बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मीनिंग से नहीं बनता। मैं कहता हूँ 99% क्वेश्चन मीनिंग से नहीं बनता है। कॉमन एरर 1% ही ऐसा होता है जहाँ मुझे मीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ओके, आपने अगर मेरे कॉमन एरर के क्वेश्चंस को देखा होगा तो आपको आइडिया हो गया होगा। चले तो अब देखते हैं नो सूनर से वाक्य शुरू हुआ है। तो कंजंक्शन पे मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो एक कंजंक्शन होता है जिसको जो नो सूनर से शुरू होता है। तो नो सूनर से वाक्य शुरू है मतलब ये कंजंक्शन है। आगे लिया है विल, तो यानी टेंस आपका फ्यूचर में जा रहा है, ठीक है। तो नो सूनर विल, चूँकि और कोई सब्जेक्ट है नहीं तो विल को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं कुछ देर के लिए। तो नो सूनर विल हो गया। अब है द हॉलीडेज, तो ये आपका वर्ब हो गया, तो आगे ऑब्जेक्ट आएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया हॉलीडेज। और यहाँ देखिए बिगिन आया है। हॉलीडेज के पहले द क्यों लगा है, तो भाई अगर किसी निश्चित छुट्टी की बात हो रही है तो हम लगाते ही हैं। जैसा आपने पढ़ा होगा कि समर के पहले हम द नहीं लगाते, लेकिन जब समर के आगे सीज़न लग जाता है तो हम द जरूर लगाते हैं, क्योंकि समर सीज़न निश्चित सीज़न को कहता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे द लग चुका है। बिगिन क्यों हुआ, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि ये वर्ब है। हमेशा वर्ब के बारे में सवाल कीजिए, कोई भी फॉर्म में हो उसका सवाल कीजिए कि वो क्यों है इस फॉर्म में। तो ये V1 है, तो अब देखिए कि बिगिन ये V1 है और यहाँ मोडाल आया हुआ है। तो अभी मैंने बताया था कि मोडाल के बाद V1 का यूज़ होता है ना, तो इसलिए बिगिन हुआ। अगर यहाँ बिगिन्स होता तो ये गलत हो जाता। ओके, तो बिगिन इज ओके। नो सूनर विल द हॉलीडेज बिगिन। फिर है दिस, ये बीच, ओके, नाउन आ रहा है, नाउन के पहले दिस दैट हम कुछ भी ले सकते हैं, तो ले लिया दिस। फिर विल यहाँ था तो यहाँ भी विल आएगा, क्योंकि वर्ब एग्री करेगा। ओके, तो सेम सेम हो गया। और फिर विल के बाद B1 आ रहा है, बिकम, ये भी करेक्ट है। क्राउडेड इज एडजेक्टिव,
क्राउड का एडजेक्टिव हो गया क्राउडेड, और एडजेक्टिव के पीछे एडवर्ब आता है जो कि वेरी है, तो ये भी सही है। तो गलती कहाँ है? तो गलती है क्योंकि नो सूनर अकेले नहीं आता है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। इसका एक सहयोगी एक पेयर आता है जो यहाँ यूज होगा दिस के पहले। तो नो सूनर का सहयोगी आपने पढ़ा होगा देन होता है। नो सूनर विल द हॉलीडेज बिगिन देन दिस बीच विल बिकम वेरी क्राउडेड। मीनिंग वही होगा कि ज्यों ही हॉलीडेज शुरू हो जाएंगे ये बीच बहुत भीड़ भरा हो जाएगा। तो नो सूनर आएगा तो देन भी लगेगा, ठीक है। तो ऐसे पूरा लिस्ट है कंजंक्शन में, कोरिलेटिव कंजंक्शन का, और उसमें बताया जाता है कि कौन से कंजंक्शन के साथ कौन सा सहयोगी आता है। तो आप अपने बुक में देख सकते हैं या कहीं भी आप देख सकते हैं, कंजंक्शन चैप्टर में आपको लिस्ट मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो ये हो गया क्लियर। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 5। सुरेखा, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सुरेखा was trying for admission in the engineering college even though her parents wanted her to take up medicine। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेखा, तो सुरेखा इज द सब्जेक्ट, नाम का क्या है उसका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जो दे दिया सो दे दिया। सुरेखा के साथ वाज प्लस बिफोर लिया है, चलिए ये भी ठीक है क्योंकि टेंस पास्ट में जाने वाला है तो वाज ले लिया। अगर प्रेजेंट में जाने वाला होता तो इज ले लेता, तो हम पहला ही क्रिया को नहीं बदलते हैं, है ना। तो ये आप जाने दीजिए, वाज ठीक है। इज एम आर वाज वर्ड के साथ बिफोर का यूज़ होता है, इसलिए ट्राइंग आया है, करेक्ट है। ट्राई के साथ आप देखते होंगे फोर लगता है तो ट्राई फोर आ जाता है, या ट्राई आउट भी आ जाता है। पर यहाँ किसी चीज़ के लिए ट्राई करने की बात हो रही है, तो किसके लिए? एडमिशन के लिए, इसलिए ट्राई फोर हो जाता है, ठीक है। ट्राई फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए ट्राई करना है तो ट्राई के साथ फोर लगाते हैं। तो ट्राई फॉर व्हाट? ट्राई फॉर एडमिशन। तो यहाँ तक सेंटेंस करेक्ट है। अब आइए, एडमिशन कहाँ? तो इन द इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो एडमिशन कहीं लेने की बात होगी तो कॉलेज की बात हो रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज, और किसी निश्चित कॉलेज में होगा इसलिए दा लगा हुआ, तो ये भी ठीक है। इवन दाव, तो कंजंक्शन वाली वीडियो में आप देखेंगे दाव के बारे में मैंने बताया है, दाव एंड अलदाव। और मैंने ये भी समझाया था कि अलदाव जो है वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर दाव यूज़ होता है। या हम इसको दो भी पढ़ते हैं, ऑल दो भी पढ़ते हैं, दो भी पढ़ते हैं। तो ये दो के साथ इवन का ही यूज़ होता है, इसलिए ये ज़्यादातर यूज़ होता है, ये कम यूज़ होता है। तो दो का यूज़ कब होता है? जब कोई कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात हो कि मैं जल्दी चला गया था यद्यपि मुझे सीट नहीं मिली, हालांकि मैं जल्दी गया था फिर भी मुझे सीट नहीं मिला, कुछ इस टाइप की बातें होती हैं तो हम दो ऑल दो का यूज़ करते हैं। तो इवन दो ठीक है, दो के पहले इवन ही आता है, ये करेक्ट है। हर पेरेंट्स, उसके पिता, तो यहाँ हर क्यों आया? अब देखिए प्रोनाउन आया तो हम चेक करेंगे, हालांकि ये प्रोनाउन नहीं है पर ये बना तो सी से है ना। तो ये हर किसके लिए आया? ये हर आया है सुरेखा के लिए। हर पेरेंट्स, किसके पेरेंट्स की बात हो रही है? सुरेखा। तो सुरेखा एक स्त्रीलिंग है, फेमिनिन जेंडर, तो फेमिनिन के लिए हर होता। अगर सुरेखा की जगह सुनील होता तो यहाँ पे हर की जगह क्या होता? हिज होता। तो ये हर करेक्ट है। अब चूंकि हर एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इसके बाद नाउन चाहिए, तो पेरेंट्स आया है, तो ये भी ठीक है। अब है वांटेड, देखिए यहाँ पे वाज आया था यानी पास्ट आया था, तो आगे जो दूसरी क्रिया दिखाई दे रही है ये भी पास्ट में है और ये सही है। अगर यहाँ वांटेड की जगह वांट्स होता, है ना, या वांटिंग होता तब ये गलत हो जाता। तो यहाँ वाज है, पास्ट है, तो यहाँ भी वांटेड है इसलिए पास्ट है, तो ये भी करेक्ट है, नो एरर। वांटेड हर, हर फिर किसके लिए आया? सुरेखा के लिए आया। किसको चाहते थे? सुरेखा को चाहते थे। क्या चाहते थे? टू टेकअप। तो अब यहाँ टू क्यों आया? तो समझ लीजिए, इन्फिनेटिव चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि वांट के बाद टू प्लस V1 का यूज होता है। तो यहाँ वांट आया है तो यहाँ टू तो पक्का है, आएगा ही आएगा, ठीक है। वांट आएगा, कोई ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आएगा, ओके, एंड देन टू आएगा और प्लस V1 आएगा। तो टेक अकेले नहीं आया, टेकअप आया। टेकअप इज अ फ्रेज विच मीन्स पिकअप, किसी चीज़ को पिक करना, ओके, पिकअप या लिफ्ट, उठाना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। वांट हर या वांटेड हर टू टेकअप, टेकिंग अप करेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि टू के बाद ING नहीं लेंगे, ओके। सिर्फ एक ही केस में हम टू के बाद ING लेते हैं, वो कब होता है? जब वो एक एक्सप्रेशन होता है वो वाला लुक फॉरवर्ड टू वाला,
जब हम ऐसा एक्सप्रेशन देखते हैं लुक फॉरवर्ड टू, तो इसके बाद आप बिफोर लेते हैं, है ना, लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग वगैरह। तो यहाँ पे सब ठीक है, और ये वर्ब है तो आगे ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में मेडिसिन आया है। सेंटेंस कह रहा है कि सुरेखा जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश कर रही थी, जबकि अलदाव या दाव, जबकि उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो मेडिसिन ले, यानी मेडिकल की पढ़ाई करें। तो गलती कहाँ है सर? सब कुछ तो मैंने समझा दिया। तो गलती अगर आपने नोटिस कर लिया हो तो वो ये है, एडमिशन। जब हम किसी चीज़ में एडमिशन लेते हैं तो उसके पहले टू लगता है, या यूँ कहें एडमिशन के बाद टू लगता है, एडमिशन इन नहीं होगा। ठीक है, जब आप कहीं पे एंटर करते हैं या अलाउ आपको अनुमति मिलती है तो उसके लिए टू का यूज़ होता है। तो नॉर्मली एडमिशन टू इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, इन द इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होगा। तो ये गलत है, यहाँ पे टू का यूज़ होगा। तो इतना विश्लेषण करने के बाद समझ में आता है कि आंसर कहाँ है। तो आपको ये सब विश्लेषण करने के लिए ग्रामर की जो है अच्छी खासी नॉलेज की ज़रूरत है। मैंने कहा था बहुत डीप में, पर अच्छा खासा तो चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आई वुड हैव एन्जॉयड द जर्नी मोर इफ़ द मैन इन द बर्थ बिलो माइन वुड नॉट हैव स्नोड ऑल द टाइम। कहता है कि आई वुड हैव एन्जॉयड द जर्नी। मैं इसका मीनिंग कर देता हूँ क्योंकि यहाँ मीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, कि मैंने जर्नी को, अपनी यात्रा को और ज़्यादा एंजॉय किया होता अगर, इफ़ मतलब अगर वो व्यक्ति जो मेरे बर्थ के नीचे था वुड नॉट हैव स्नोड, खर्राटे ना ले रहा होता ऑल द टाइम। वो व्यक्ति जो मेरे बर्थ के नीचे था, अगर सारे समय वो अगर खर्राटे ना ले रहा होता तो मेरी जर्नी और ज़्यादा सुखद होती। ये मीनिंग हो गया। आपको ये मीनिंग समझ में आ गया होगा और आप समझ गए होंगे कि यहाँ कौन सा रूल और कौन सी चीज़ें काम करने वाली है। पर मैं डायरेक्ट वो रूल नहीं बताऊंगा, पहले मैं पूरा एनालिसिस कर लेता हूँ। तो ये आपका आई सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगेन सब्जेक्ट नो चेंज। आई के साथ वुड लगा है, ठीक है। आई के साथ कैन, कुड, कुछ भी लग सकता है, एनी हेल्पिंग वर्ब, बस प्लूरल छोड़ दीजिएगा। तो ये वुड हो गया। फिर वुड प्लस हैव, वुड अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है तो हैव होगा, ना कि हैज़ होगा, क्योंकि वुड V1 लेता है और V1 यानी प्लूरल होता है, तो हैव प्लूरल है इसलिए हैज़ नहीं होगा। अगर किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि वुड हैज़ क्यों नहीं हो रहा, तो यही उसका जवाब है। अब हैव के बाद एंजॉयड आया है, तो क्या ये ठीक है? जी हाँ, हैव प्लस V3। पिछले वीडियोज़ में कॉमन एरर वाले में ही मैंने बताया था, हैव के साथ V3 लगेगा। तो एंजॉयड ठीक है, आप यहाँ एंजॉइंग नहीं कर सकते जब तक ये हैव है। अब है एंजॉय किया, तो क्या एंजॉय किया? ये आपका क्रिया आया तो आगे ऑब्जेक्ट आएगा, द जर्नी, जर्नी यानी यात्रा, तो जर्नी ठीक है। और जर्नी के बाद दा क्यों लगा है? क्योंकि किसी निश्चित यात्रा की बात हो रही है जो उसने एंजॉय नहीं कर पाया, तो ये भी ठीक है। मोर, अब यहाँ पे मीनिंग एक आ रहा है अधिक के सेंस में, तो यहाँ पे मोर का यूज किया गया है, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो ये ठीक हो गया। मोर, जर्नी, मोर। इफ़ लगा है अगर वो व्यक्ति, मैन के पहले दा क्यों लग रहा है? क्योंकि किसी निश्चित व्यक्ति की बात हो रही है जिसकी वजह से उसकी जर्नी खराब हुई, तो ये मैन निश्चित है इसलिए दा लिया, ठीक है। मैन फिर से सब्जेक्ट हो गया। मैन इन द बर्थ, मैन जो बर्थ में था, तो बर्थ के अंदर या बॉगी के अंदर होता है, ठीक है। बिलो माइन, मेरे नीचे, ओके, यहाँ भी ठीक है। बिलो इज़ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद OCP आता है ऑब्जेक्टिव केस में। तो माइन का यूज़ हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूप में करते हैं, तो ये माइन यहाँ पे सही है, ठीक है। आप यहाँ माई नहीं ले सकते। अगर कोई सोच रहा होगा कि माइन की जगह माई लेंगे तो फिर माई के आगे आपको कोई नाउन डालना पड़ेगा जो यहाँ नहीं है, इसलिए आपको माइन ही रखना पड़ेगा। तो माइन क्या है? ऑब्जेक्ट में भी यूज़ होता है और सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ होता है, तो ये सही है। तो ये बिलो माइन हो गया। तो बिलो प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन प्लस OCP, तो ये करेक्ट है। अब आगे हो गया वुड नॉट हैव, तो ये वुड नॉट क्यों आ रहा है, सवाल यहीं पर है, ओके। तो यहाँ पे वुड नॉट नहीं होगा, वुड नहीं होगा, नॉट तो रहेगा। वुड हटा दीजिए और हैव हटा दीजिए और इसके जगह पे हैड लगा दीजिए, बस इतना करना है। वुड की जगह हैड, ठीक है। हैड नॉट स्नोड ऑल द टाइम,
तो अब यहाँ पे अच्छा स्नोड क्या कैसे लिया, चूँकि हम यहाँ पे हैड लेने वाले हैं हैव और वुड के स्थान पे, तो हैड के साथ V3 लगेगा, तो स्नोड यहाँ पे 3 का काम कर रहा है। स्नोरिंग यानी खर्राटे लेना, आप जानते होंगे। ऑल द टाइम, ये तो एक्सप्रेशन हो गया, टाइम के लिए यूज होता है, ऑल द टाइम, पूरे समय। तो आपको यहाँ रूल याद आ गया होगा कि अगर कंडीशनल सेंटेंस हो, ठीक है, यानी सेंटेंस में इफ़ लगा हो और आगे में सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद वुड हैव हो, ऐसा क्वेश्चन आता है, वुड हैव हो, फिर कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वुड हैव होता है, ओके, और हैव के बाद 3 होता है वर्ब फॉर्म, यहाँ पे भी वर्ब 3 लगता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो पहला सेंटेंस होता है या जो कंडीशन होता है इफ़ वाला पार्ट, वो हमेशा हैड लेता है, इफ़ वाला पार्ट, तो ये वुड हैव नहीं होगा। इफ़ वाला पार्ट यानी जिस पार्ट में इफ़ लगा हुआ है, तो इफ़ सब्जेक्ट वुड हैव, तो इफ़ के साथ वुड हैव नहीं होगा, ये याद रखिएगा। शॉर्टकट चाहे तो शॉर्टकट ही सही। तो इफ़ के बाद सब्जेक्ट जो भी रहे, अगर इस तरह का सेंटेंस बन रहा है तो एक बार आपको हैड लेना ही लेना है, बाद में आप जितनी बार वुड हैव लगाना है सब्जेक्ट के साथ लगा के बना लीजिए, पर इफ़ वाला पार्ट में एक बार आपको हैड लेना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से इफ़ वाले पार्ट में ये वुड हैव की जगह केवल हैड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कंडीशन क्या है कि अगर वो स्नोरिंग नहीं करता तब मेरी जर्नी अच्छी होती या मैं एंजॉय करता। तो इफ़ वाला जो कंडीशन होता है, सेंटेंस होता है, आपने पढ़ा होगा, कंडीशनल सेंटेंस अच्छे से आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो कमेंट कीजिए, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा। तो इफ़ के साथ आप आगे वुड हैव नहीं ले सकते, आप शॉर्टकट याद रखिए ना। एक बार वुड हैव आ चुका है सब्जेक्ट के साथ, बीच में नया सेंटेंस शुरू हुआ जिसके पहले इफ़ लगा हुआ है, ओके, तो इफ़ के बाद वाला फिर सेंटेंस में वुड हैव नहीं जाएगा, हैड जाएगा, ओके। तो यही सेंटेंस है, यही रूल है। चलिए, तो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 7 we see all the girls from the school strayed away the entertainment program arranged on the eve of the Independence Day। इस सेंटेंस में आप देखिए एक एक शब्द का अगर एनालिसिस करें अच्छे से, तो सबसे पहले ऑल द गर्ल्स, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर हो या एक वर्ड हो ऐसा नहीं होता, कंपाउंड भी होता है, यानी मिक्स होता है, इसके साथ और भी वर्ड आते हैं, ऑल द गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स या मोस्ट गर्ल्स, तो ये ऑल द गर्ल्स होगा, ठीक है, आपका सब्जेक्ट हो गया, ओके। दिस इज सब्जेक्ट ऑल द गर्ल्स। गर्ल्स फ्रॉम द स्कूल, तो गर्ल्स कहाँ से हैं, तो इसके लिए फ्रॉम लगाया। फ्रॉम तब लगाते हैं जब हम ओरिजिन बताते हैं किसी का, कहाँ से, ठीक है, उत्पत्ति। तो गर्ल्स कहाँ से, फ्रॉम द स्कूल्स। ऑफ लगा सकते हैं क्या, ऑल द गर्ल्स ऑफ द स्कूल लगा सकते हैं, पर ओरिजिन बताने के लिए आपको फ्रॉम का ही यूज़ करना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो फ्रॉम द स्कूल्स, स्कूल, और स्कूल में द इसलिए क्योंकि स्कूल निश्चित होगा। अब है स्टेड अवे, तो स्टे यहाँ पे जो है वर्ब है और ये V2 आ रहा है, इसका मतलब आगे जो वर्ब आएगा वो भी वर्ब 2 रहना चाहिए या पास्ट फॉर्म होना चाहिए। चलिए आएगा तब देखेंगे, ओके। तो स्टेड अवे, और स्टेड के साथ अवे लगा है, अवे मतलब दूर रहना, तो अवे ठीक है, मीनिंग दे रहा है दूर रहने का। किससे दूर रहने का, द एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, तो किसी से दूर रहने की बात हो रही है तो द के साथ वो नाउन ले लिया, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से दूर रहना। अरेंज्ड, जो अरेंज किया गया, देखिए यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन मिसिंग है, लेकिन ये एरर नहीं है, हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं, अगर आपको जानना है तो रिलेटिव प्रोनाउन का वीडियो देख लीजिएगा, नॉन डिफाइनिंग एंड डिफाइनिंग यूज वाला वीडियो, ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे लिया जा सकता था लेकिन छोड़ दिया जा रहा है, तो ये आपका V2 है, ये भी V2 है, ठीक है, करेक्ट है। अगर अरेंजिंग हो जाता तो गलत हो जाता, अरेंजेस हो जाता तो गलत हो जाता। तो अरेंज ऑन द ईव ऑफ, ये पूरा एक्सप्रेशन है, ऑन द ईव ऑफ, तो यहाँ तक ठीक है। इन द ईव नहीं होता, एट द ईव भी नहीं करेंगे, ऑन द ईव होगा। किस बात की मौके पर, तो इंडिपेंडेंस डे, तो इंडिपेंडेंस डे में दा लगता है, आपने पढ़ा होगा, खास दिनों में लगता है, तो दा लग गया, ठीक है। तो सब कुछ ठीक है, तो गड़बड़ कहाँ है, तो गड़बड़ है अवे, अवे के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज़ करेंगे। अगर किसी से दूर रहने की बात है तब, जैसे स्टे अवे फ्रॉम
मी, मेरे से दूर रहो। ओके, और अगर किसी से दूर रहने की बात नहीं है तो केवल आप कहिए स्टे अवे, दूर रहो। लेकिन अगर हमको बताना है कि किससे दूर रहना है तो आपको फ्रॉम लगाकर तब वो नाउन या प्रोनाउन रखना चाहिए। तो यहाँ पे स्टे अवे, तो किससे लड़कियाँ दूर हैं, गर्ल्स दूर हैं? उस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से जो अरेंज किया गया था इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, उससे इनको दूर रखा गया। तो यहाँ पे स्टे अवे के बाद फ्रॉम लगेगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये फ्रॉम लगेगा, स्टे अवे फ्रॉम द एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे फ्रॉम जो प्रीपोजिशन है अवे के साथ वो मिसिंग है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कह रहा था, उसको देख लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, काम आएगा। चले नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हेन गायत्री सेड दैट शी इज़ कमिंग टू सी मी द नेक्स्ट डे आई वंडर्ड व्हाट प्रॉब्लम्स शी वुड ब्रिंग। तो सेंटेंस की शुरुआत व्हेन से हुई है। ओके, ये एक समय बताने वाला एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं हम इसको। तो एडवर्ब ऑफ टाइम से हम सेंटेंस शुरू करते हैं। जैसे व्हेन से शुरू कर सकते हो, टुडे से शुरू कर सकते हो, टुडे आई वेंट टू मार्केट। तो ये ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आते हैं सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट तो अभी बार बार कह रहा हूँ मैं, सब्जेक्ट है, नो चेंज। वर्ब आया सेड, तो ये आपका वर्ब पहली बार आया और टू ले रहा, तो आगे भी जो क्रियाएं होंगी वो पास्ट होंगी, क्योंकि पहली क्रिया भी टू है तो आगे क्रिया भी टू होगी। अब सेड के साथ दैट लगाते हैं, नरेशन में आपने पढ़ा होगा से डैट, सेड्स दैट, तो दैट आया है, ठीक है, तो यहाँ तक कोई एरर नहीं है। फिर दैट के बाद नया सब्जेक्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ के ये रिलेटिव कंजंक्शन है ना, तो यहाँ पे नया सेंटेंस शुरू हो जाता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन कहिए। तो नया सेंटेंस में नया सब्जेक्ट है तो नया वर्ब भी होगा। अब ये वर्ब इज़ है, जबकि यहाँ वर्ब भी टू है, तो ये हो गया गड़बड़। तो आंसर आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। तो इज़ की जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ सेज होता तो यहाँ इज़ हम टच नहीं करते, वो सही हो जाता। तो यहाँ सेड है इसलिए यहाँ पे इज़ नहीं होगा, वॉज हो जाएगा। व्हेन गायत्री सेड दैट शी वॉज कमिंग, अब वॉज के साथ बिफोर लगेगा तो ठीक है। फिर मैंने बताया कि कहीं जाने के लिए टू लगता है, तो टू सी मी, मुझे देखना। सी मी मतलब मिलने के सेंस में आता है। टू सी वर्ब है, वर्ब के बाद मी क्यों आ रहा है, तो वर्ब के बाद OCP का यूज़ होता है, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, यानी आई की जगह मी होगा, ही की जगह हिम होगा, ऐसा। ठीक है, कमिंग टू सी मी द नेक्स्ट डे, तो समय के लिए द नेक्स्ट डे का यूज़ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे अगले दिन, द चूँकि निश्चित है सिर्फ अगले ही दिन, कोई भी अगला दिन नहीं, इसलिए द नेक्स्ट डे हो गया। फिर यहाँ नया सेंटेंस है आई वंडर्ड, ईडी लिया, क्यों ईडी इसलिए लिया क्योंकि ये V2 था तो ये भी V2 होगा। ये नहीं था V2, इसको चेंज किया हमने, V2 किया, वाज भी V2 होता है। आई वंडर्ड व्हाट यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन का वीडियो मैंने बनाया है, 5 वीडियो है, आप उसको पूरा देखिएगा। तो व्हाट हो गया, व्हाट प्रॉब्लम्स, जो, तो यहाँ पे बातों के लिए या चीज़ों के लिए व्हाट का यूज़ होता है, इसलिए ये भी ठीक है। प्रॉब्लम सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो फिर नया सब्जेक्ट हो जाएगा। व्हाट प्रॉब्लम्स, और आई वंडर्ड व्हाट प्रॉब्लम्स, नहीं ये आपका सब्जेक्ट नहीं हुआ, सब्जेक्ट यहीं पे है। शी वुड, ये आपका सब्जेक्ट है। व्हाट प्रॉब्लम्स शी वुड ब्रिंग, जो प्रॉब्लम वो लाएगी या क्या प्रॉब्लम वो लाएगी, जो भी मीनिंग हो, क्वेश्चन मार्क नहीं है इसलिए क्या हम नहीं कह सकते। तो शी आया, वुड चूँकि संभावना के लिए आ रहा है इसलिए शी के साथ वुड जा सकता है, और वुड प्लस ब्रिंग इसलिए क्योंकि वुड मॉडल है तो ब्रिंग यानी V1 ही जाएगा, तो ब्रिंग होगा, ब्रिंगिंग या ब्रिंग्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका एनालिसिस। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हैड वी बीन अलोन वी वुड हैव कंटेंटेड आवरसेल्व्स विद एनी प्लेन फूड दैट गिव अस स्ट्रेंथ। कहता है हैड, देखिए सेंटेंस अगर हैड से शुरू है और एंड में फुल स्टॉप है, इसका मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो कमेंट कीजिए, मैं इसका वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हैड का यूज़ हो रहा है या और लास्ट में फुल स्टॉप हो रहा है, मतलब कंडीशनल वाक्य है। तो कहता है हैड वी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, हैड प्लस सब्जेक्ट आता है। बिन अलोन, बिन मतलब होना, ठीक है, चलो ठीक है, ये आपका V3 के रूप में यूज़ हो रहा है, तो ये बिन हो गया। अलोन अकेला, अगर हम अकेले होते, मीनिंग क्या दे रहा है, अगर हम अकेले होते तो क्या होता,
वी, ये आपका बिन जो है हेड के जगह पे आ रहा है, तो वी वुड हैव, अब दूसरा है वी वुड, वी के साथ वुड लिया, ठीक है, क्योंकि एक बार अगर हम हैड ले रहे हैं, बिन हैड को ही सब्सटीट्यूट के रूप में यूज़ किया, हैड के सब्सटीट्यूट के रूप में बिन यूज़ किया, तो अगर हम एक बार हैड ले चुके हैं तो अब आगे वुड हैव लेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस का रूल है। तो वी वुड हैव कंटेंटेड, तो ये कंटेंटेड, देखिए एक वर्ड होता है कंटेंट और एक वर्ड होता है कंटेंड, टी और डी का फर्क है। कंटेंट होता है आप किसी बात से सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो, तो ये कंटेंट हो जाता है। और कंटेंट मतलब होता है जब आप किसी बात के लिए आर्ग्यू करते हो, प्रोटेस्ट करते हो, विरोध करते हो। कंटेंट, कंटेंडर होता है ना, विरोधी या दुश्मन, तो ये हो गया कंटेंटेड। तो है प्लस B3 लिया है, कंटेंटेड, ओके करेक्ट है। किसको? आवर सेल्फ्स, अपने आप को। अब ये सेल्फ्स क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट वी है, तो वी का प्रोनाउन आवर सेल्फ्स होगा, रिफ्लेक्सिव केस में यूज किया गया है, तो रिफ्लेक्सिव केस वाला प्रोनाउन वीडियो देख लीजिएगा। तो आवर सेल्फ्स हो गया। विद, कंटेंट के साथ विद लगता है इसलिए विद लिया गया है, आप चेंज नहीं कर सकते। कंटेंट विद सम, एनी प्लेन फूड, कोई भी साधारण भोजन, तो ये भी ठीक है। एनी का यूज फूड या किसी भी नाउन के लिए हम कर सकते हैं, नाउन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल अनकाउंटेबल हो, वी कैन यूज एनी, बट वो चीज़ अनिश्चित होना चाहिए। फूड इज़ नाउन, फूड इज़ नाउन, तो एनी वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, मैंने सम और एनी के ये सब के यूज़ के ऊपर भी वीडियो बना दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आपका नाउन है, नाउन के पीछे एडजेक्टिव है, तो यहाँ तक करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन आया दैट, दैट के बाद आया गिव, तो गिव इज़ द रॉन्ग आंसर, ठीक है, जो देता है यही आंसर है। तो रूल क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आप लेते हो वो डिपेंड करता है रिलेटिव प्रोनाउन के पीछे जो नाउन या प्रोनाउन आता है। तो आप देखिए कि दैट के पीछे आ रहा है फूड, फूड क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ गिव नहीं आएगा क्योंकि गिव प्लूरल होता है, तो इसके लिए गिव्स का यूज़ हो जाएगा, तो यहाँ गिव्स होगा। दैट गिव्स अस स्ट्रेंथ, कि जो हमें ताकत देता है, ओके। तो गिव इज ऑब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया, अगेन नाउन चाहिए स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ किसका नाउन है, स्ट्रॉन्ग का, स्ट्रॉन्ग का ही नाउन स्ट्रेंथ होता है, ओके। तो नाउन से स्ट्रॉन्ग इज एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से कैसे नाउन बनाया जाता है ये आप पढ़े होंगे, और नहीं तो पढ़ लीजिए, ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि फूड दैट गिव के जगह पे गिव्स होगा, क्यों होगा, रूल है रिलेटिव प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन चैप्टर मैं बार बार कह रहा हूँ, चेक कर लीजिए वीडियो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ क्लियर हो गया। मीनिंग कह रहा है कि अगर हम अकेले होते तो हम संतुष्ट होते किसी भी खाना, सादा खाना को खाकर जो हमें ताकत देता है, यानी हमें ज़्यादा टेस्टी या ज़्यादा स्पाइसी की ज़रूरत नहीं है, हम कोई भी प्लेन फूड खा के संतुष्ट हो सकते थे अगर हम अकेले होते। लेकिन अब साथ में बच्चे होते हैं या फैमिली होती है तो हमें वैरायटी ऑफ फूड की ज़रूरत पड़ती है, ओके। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। ही लेबर्ड फॉर हिज बुक फॉर 8 लॉन्ग ईयर्स बिफोर इट वेंट फॉर पब्लिकेशन। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट आया है ही, ठीक है, ही के बाद V2 लिया है, लेबर्ड, ठीक है, वर्ब शुरू किया, पास्ट है, आगे वाक्य पास्ट जाएगा, चलिए ठीक है। फॉर, फॉर यहाँ नहीं होगा, यहीं पे एरर है, लेबर के साथ एट लगता है, लेबर एट, यानी किसी चीज़ पर आप जब मेहनत करते हैं तो एट का यूज़ होता है, तो लेबर एट होता है यहाँ पे, ही लेबर्ड एट, कि उसने लेबर किया किस पे, हिज बुक। हिज क्यों आया, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कौन है, ही, तो अगर सब्जेक्टिव केस ही है तो उसका जो पॉजिटिव प्रोनाउन बनेगा, पॉजिटिव केस बनेगा, वो हिज बनेगा, तो ही के लिए हिज आ गया। हिज आया तो फिर आगे नाउन भी लेगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है इसलिए नाउन लेता है, तो ये आपका नाउन हो गया, तो ये भी ठीक है। अब यहाँ पे सवाल है कि कितने समय से, तो फॉर 8 लॉन्ग ईयर्स, तो सिंपल पास्ट टेंस में भी हम फॉर का यूज़ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो फॉर 8 लॉन्ग ईयर्स की उसने काम किया है अपनी किताब पर 8 लंबे वर्षों तक, बिफोर इट वेंट फॉर पब्लिकेशन, यानी इससे पहले कि इट किसके लिए यूज किया है, प्रोनाउन आया है, तो क्या ये ही के लिए आया है, अगर ही के लिए आएगा तो इट नहीं होगा। क्या ये बुक के लिए आया है, तो ही के लिए नहीं आया है। पब्लिकेशन किसका होगा, बुक का होगा, तो ये इट बुक के लिए आया है, तो इट बुक के लिए ठीक है। हाँ, अगर यहाँ इट के जगह दीज होता या दे होता
तब गड़बड़ होता है। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन जो चेंज होता है नाउन के नंबर पर्सन के अनुसार होता है। तो बुक यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए प्लूरल नहीं आता ना, इसलिए इट सही है। सो बिफोर इट वेंट, अब ये वेंट क्यों है, गो या गॉन क्यों नहीं है? तो इसका जवाब आपको पता ही होगा, ये आपका V2 था पहली क्रिया। तो अगली जो क्रिया जाएगी ये भी तो V2 जाएगी ना, इसलिए वेंट हो गया। इट वेंट फॉर किसके लिए? पब्लिकेशन। ठीक है, गो फॉर समथिंग किसी चीज़ के लिए जाना, और किसी जगह पे जाना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। बोलते गो फॉर इट, तो वहाँ पे मकसद बताना हो तो फॉर लगाना है, और जब मंजिल बताना है तो टू लगाना है, याद रखिएगा इसको। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और मेरा चैनल अभी नया है तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो फिर एक एक्सरसाइज कॉमन एरर का ही बनाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।